हेलो वीवर, नमस्कार। जियोग्राफी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 जिसका शीर्षक है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। तो इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर शुरू करूं इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 9। क्या आप अपने चारों तरफ वायु को महसूस करते हैं? क्या आप जानते हैं कि हम वायु के एक बहुत भारी पुलिंदे वायु के तल में रहते हैं। हम वायु में सांस लेते हुए सांस द्वारा वायु को बाहर निकालते हैं, परंतु उसे महसूस तभी करते हैं जब यह गतिमान होती है। इसका तात्पर्य यह है कि गतिमान वायु ही पवन है। आप जानते हैं कि पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है। वायु का यह आवरण ही वायुमंडल है, जो बहुत सी गैसों से बना है। इन्हीं गैसों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करती है। इसके बदले पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस विकिरित कर देती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी न तो अधिक समय के लिए गर्म होता है और न ही अधिक ठंडी। अतः हम यह पाते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में प्राप्त ताप की मात्रा समान नहीं होती। इसी भिन्नता के कारण वायुमंडल के दाब में भिन्नता होती है एवं इसी कारण पवनों के द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हो जाता है। इस अध्याय में वायुमंडल के गर्म तथा ठंड होने की प्रक्रिया एवं परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को समझाया गया है। सौर विकिरण पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्य ताप यानी इंसोलेशन के नाम से भी हम जानते हैं। वहीं पृथ्वी भूभाग जियोड है। सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को ही प्राप्त कर पाती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रति वर्ष थोड़ा परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूर अर्थात 15 करोड़ से 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 17 लाख किलोमीटर दूर होती है। इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्य तप यानी इंसोलेशन 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होती है। फिर भी सूर्य तप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों जैसे स्थल एवं समुद्र का वितरण तथा वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्य तप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाली प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती हैं। पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप में भिन्नता। सूर्य तप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन हर मौसम और प्रति वर्ष परिवर्तन होता रहता है। सूर्य तप में होने वाली विभिन्नता के कारक हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नति कोण, तीसरा दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता, स्थल विन्यास, परंतु अंतिम 2 कारकों का प्रभाव कम पड़ता है। यह तथ्य है कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66 होल 1/2 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। निम्नलिखित सारणी में उत्तरी गोलार्ध में दिए गए अयनांतों पर विभिन्न अक्षांशों पर दिन की अवधि में होने
दिन की अवधि में होने वाले परिवर्तनों पर आप ध्यान देंगे। तो इस आप सारणी को आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप देख सकते हैं। परिवर्तनों पर ध्यान देंगे। सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक किरणों का नति कोण है। यह किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा अर्थात ध्रुवों की ओर किरणों का नति कोण उतना ही कम होगा। अतएव सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी किरणें कम स्थान पर पड़ता है। ये फिगर आप देख सकते हैं। किरणों के अधिक क्षेत्र पर पड़ने के कारण ऊर्जा वितरण बड़े क्षेत्रों पर होता है तथा प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिलती है। इसके अतिरिक्त तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है। अतः अधिक अवशोषण, प्रकीर्णन एवं विसरण के द्वारा ऊर्जा का अधिक ह्रास होता है। सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। लघु तरंग दैर्ध्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। क्षोभ मंडल में मौजूद जल वाष्प, ओजोन तथा अन्य किरणें और रक्त विकिरण यानी इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित कर देती हैं। क्षोभ मंडल में छोटे निलंबित कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर विकीर्ण कर देते हैं। यही प्रक्रिया आकाश में रंग के लिए उत्तरदायी है। इसी से उदय एवं अस्त होने के समय सूर्य लाल दिखता है तथा आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ऐसे वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संभव होता है। सूर्य तप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण। धरातल पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा में उष्ण कटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक सूर्य तप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ मेगा छादान बहुत कम पाया जाता है। उष्ण कटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षाकृत कम मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है। वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं। प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप संचरण करती हैं। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। वहीं निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को चालन या कंडक्शन कहा जाता है। चालन तभी होता है जब असमान ताप वाले पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है। ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं हो जाता अथवा उनमें संपर्क टूट नहीं जाता। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन यानी कंडक्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती रहती हैं और वायुमंडल में ताप का संचरण करती रहती हैं। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया कन्वेक्शन या संवहन के रूप में जानी जाती है। ऊर्जा के स्थानांतरण का यह प्रकार केवल क्षोभ मंडल तक सीमित नहीं रहता है, क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन यानी एडवेक्शन कहलाता है। वहीं लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती है। उष्णकटिबंधीय
प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू इसी अभिवहन का ही परिणाम है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होती हैं पृथ्वी की सतह को गर्म करते हैं। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल के दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करता है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। आप यहाँ पे फिगर को अच्छे से आप इनको देख सकते हैं। दीर्घ तरंग दैर्ध्य विकिरण वायुमंडलीय गैसों मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्य तप से। तदुपरांत वायुमंडल विकिरण द्वारा ताप को अंतरिक्ष में संचरित कर देता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल का तापमान स्थिर बना रहता है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट। चित्र 9.2 में पृथ्वी के ऊष्मा बजट को दर्शाया गया है। पृथ्वी ऊष्मा का न तो संचय करती है और न ही ह्रास करती है। यह अपने तापमान को स्थिर रखती है। ऐसा तभी संभव है जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्य तप के रूप में प्राप्त ऊष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचरित ताप बराबर हों। मान लें कि वायुमंडल के ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्य तप 100% है। वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित, प्रकीर्णित एवं अवशोषित हो जाता है। केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। 100 इकाई में से 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। वहीं 27 इकाई बादलों के ऊपरी छोर से तथा 2 इकाई पृथ्वी के हिमच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर लौट जाती हैं। अब यहाँ पे आप ये इस फिगर को अच्छे से आप देख सकते हैं। यहाँ पे पृथ्वी का ऊष्मीय बजट, ये दोनों फिगर काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसको अच्छे से आप देखेंगे। लौट जाती हैं। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयाँ अवशोषित होती हैं। 14 वायुमंडल में तथा 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा पृथ्वी द्वारा अवशोषित ये 51 इकाइयाँ पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती हैं। इनमें से 17 इकाइयाँ तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं और 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती हैं। 6 इकाइयाँ स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाइयाँ संवहन के जरिए और 19 इकाइयाँ संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में। वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। इनमें 14 इकाइयाँ सूर्य तप की और 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण की होती हैं। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा दिया जाता है। अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की इकाई क्रमशः 17 और 48 हैं, जिनका योग 65 होता है। वापस लौटने वाली ये इकाइयाँ उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती हैं जो सूर्य से प्राप्त होती हैं। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट अथवा ऊष्मा संतुलन है। यही कारण है कि ऊष्मा में इतने बड़े स्थानांतरण के बावजूद भी पृथ्वी न तो बहुत गर्म होती है और न ही ठंडी होती है। पृथ्वी की सतह पर कुल ऊष्मा बजट में भिन्नता, जैसा कि पहले व्याख्या की जा चुकी है कि पृथ्वी की सतह पर प्राप्त विकिरण की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी के कुछ भागों में विकिरण संतुलन में अधिशेष सरप्लस पाया जाता है, परंतु कुछ भागों में ऋणात्मक संतुलन होता है। चित्र 9.3 में पृथ्वी वायुमंडल तंत्र के शुद्ध विकिरण में अक्षांशीय विभिन्नता को दर्शाया गया है। यह चित्र दर्शाता है कि शुद्ध विकिरण में अधिशेष 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश में अधिक है, परंतु ध्रुवों के पास कमी पाई जाती है।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ताप ऊर्जा ध्रुवों की ओर पुनर्वितरण होती है। फलस्वरूप उष्णकटिबंध ताप संचयन के कारण बहुत अधिक गर्म नहीं हो और न ही उच्च अक्षांश अत्यधिक कमी के कारण पूरी तरह जमे हैं। तापमान वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य तप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है, जहां ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाता है। वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने की डिग्री में माप है। तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। उस स्थान की अक्षांश रेखा, समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता, समुद्र से उसकी दूरी, वायु संहति का परिसंचरण, कोष्ण तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति। स्थानीय कारक अक्षांश। किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य तप पर निर्भर करता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि सूर्य तप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है, अतः तदनुसार तापमान में भी भिन्नता पाई जाती है। उत्तुंगता यानी अल्टीट्यूड। वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक तथा ऊंचे भाग में स्थित स्थानों पर तापमान कम होता है। अन्य शब्दों में तापमान सामान्यतः उत्तुंगता बढ़ने के साथ घटता है। ये फिगर को आप पॉज करके अच्छे से आप देखिएगा और समझने का प्रयास करेंगे। उत्तुंगता के बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर को सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल रैप्स रेट कहते हैं। सामान्य ह्रास दर प्रति 1000 किलोमीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है। समुद्र से दूरी। किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक समुद्र से उस स्थान की दूरी है। स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, इसलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में भिन्नता कम होती है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों पर समुद्र एवं स्थलीय समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है और तापमान सम रहता है। वायु संहति तथा महासागरीय धाराएं। स्थलीय एवं समुद्री समीरों की तरह वायु संहतियाँ भी तापमान को प्रभावित करती हैं। कोष्ण वायु संहतियाँ वार्म एयर मासेस से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक एवं शीत वायु संहतियों से प्रभावित स्थानों का तापमान कम होता है। इसी प्रकार ठंडी महासागरीय धारा के प्रभाव के अंतर्गत आने वाले समुद्र तटों की अपेक्षा गर्म महासागरीय धारा के प्रभाव में आने वाले तटों का तापमान अधिक होता है। तापमान का वितरण। जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्र पर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। यह वह रेखाएं हैं जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती हैं। चित्र 9.4 अ एवं ब जनवरी तथा जुलाई में होने वाले धरातल पर वायु के तापमान के वितरण को दर्शाते हैं। सामान्यतः तापमान पर अक्षांश के प्रभाव को मानचित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि समताप रेखाएं प्रायः अक्षांश के समानांतर होती हैं। इस सामान्य प्रवृत्ति में विचलन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की अपेक्षा जनवरी में अधिक स्पष्ट होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक हैं, इसलिए भूसंगति और समुद्री धारा का प्रभाव वहाँ स्पष्ट होता है। जनवरी में समताप रेखाएं महासागर के उत्तर और महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर पर देखा जा सकता है। कोष्ण महासागरीय धाराएं गल्फ स्ट्रीम तथा
उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट की उपस्थिति से उत्तरी अटलांटिक महासागर अधिक गर्म होता है तथा समताप रेखाएं उत्तर की तरफ मुड़ जाती हैं। सतह के ऊपर तापमान तेजी से कम हो जाता है और समताप रेखाएं यूरोप में दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। यह साइबेरिया के मैदान पर ज़्यादा स्पष्ट होती हैं। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ साथ 80 डिग्री उत्तरी एवं 50 डिग्री उत्तरी दोनों ही अक्षांशों पर जनवरी का माध्य तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। इसी प्रकार जनवरी का माध्य मासिक तापक्रम विषुवत रेखीय महासागरों पर 27 डिग्री सेल्सियस मासिक 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक, उष्ण कटिबंधों में 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक, मध्य अक्षांशों पर 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री तक, यूरेशिया के आंतरिक भागों में 18 डिग्री सेल्सियस से -48 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होता है। दक्षिणी गोलार्ध में तापमान पर महासागरों का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। यहाँ समताप रेखाएं लगभग अक्षांशों के समानांतर चलती हैं तथा उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा भिन्नता कम तीव्र होती हैं। 20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के समताप रेखाएं क्रमशः 35 डिग्री दक्षिण तथा 60 डिग्री दक्षिण के समानांतर पाई जाती हैं। जुलाई में समताप रेखाएं प्रायः अक्षांशों के समानांतर चलती हैं। विषुवत रेखीय महासागरों पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। एशिया के उपोष्ण कटिबंधीय स्थलीय भागों में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ साथ तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। 40 डिग्री उत्तरी एवं 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से दर्ज किया गया है। चित्र 9.5 जनवरी एवं जुलाई के बीच तापांतर को प्रदर्शित करता है। सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है जो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस है। इसका मुख्य कारण महाद्वीपीयता यानी कंटिनेंटलिटी है। सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस का तापांतर 20 डिग्री दक्षिणी एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। तापमान का व्युत्क्रम सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है जिसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं, पर कई बार स्थिति बदल जाती है और सामान्य ह्रास दर उलट जाती है। इसे तापमान का व्युत्क्रम कहते हैं। अक्सर व्युत्क्रमण बहुत थोड़े समय के लिए होता है, पर यह काफ़ी सामान्य घटना है। सर्दियों की मेघ विहीन लंबी रात तथा शांत वायु व्युत्क्रम के आदर्श दशाएं हैं। दिन में प्राप्त ऊष्मा रात के समय विकिरित कर दी जाती हैं और सुबह तक भूपृष्ठ अपने ऊपर की हवाओं से अधिक ठंडी हो जाती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य है। भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देता है। धुआं तथा धूल कण व्युत्क्रम स्तर से नीचे एकत्र होकर चारों ओर फैल जाते हैं जिनसे वायुमंडल का निम्न स्तर भर जाता है। इसे सर्दियों में सुबह के समय घने कुहरे की रचना सामान्य घटना है। यह व्युत्क्रमण कुछ ही घंटों तक रहता है। सूर्य के ऊपर चढ़ने और पृथ्वी के गर्म होने के साथ यह समाप्त हो जाता है। वहीं पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वायु का अपवाह के कारण व्युत्क्रमण की उत्पत्ति होती है। पहाड़ियों तथा पर्वतों पर रात में ठंडी हुई हवा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में भारी और घनी होने के कारण लगभग जल की तरह कार्य करती हैं।
और ढाल के साथ ऊपर से नीचे उतरती हैं। यह घाटी की तली में गर्म हवा के नीचे एकत्र हो जाती हैं। इसे वायु अपवाह कहते हैं। यह पाले से पौधे की रक्षा करती हैं। प्लैंक का नियम बताता है कि एक वस्तु जितनी गर्म होगी वह उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी और उसकी तरंगदैर्ध्य उतनी लघु होगी। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।